सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। पिछली क्लास में आपने प्रतिलोम प्रायिकता यानी इनवर्स प्रोबेबिलिटी पढ़ी और इनवर्स प्रोबेबिलिटी की गणना कैसे करते हैं बेस थ्योरम की सहायता से वो पढ़ा। बेस थ्योरम का अपन ने प्रूफ भी देखा, उस पर एक क्वेश्चन भी किया था। तो बेस थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार मैं दोबारा रिवाइज करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। बेस थ्योरम क्या कहती है? सपोज B1, B2, B3 अप टू Bn, n परस्पर अपवर्जी और परपूर्ण घटनाएं हैं और ए घटना ऐसी है जो उनमें से किसी के साथ भी हो सकती है। तब ए घटना के होने की प्रायिकता, ये तो अपन ने पढ़ी थी, ये प्रायिकता का संपूर्ण प्रमेय, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक बार तो उसी को लिख देता हूं। वो क्या था? टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का संपूर्ण प्रमेय। इस पे भी आपने क्वेश्चंस कर लिए थे पहले। तो ये था आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये बराबर था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B1 प्लस ए इंटरसेक्शन B2 प्लस ए इंटरसेक्शन B3 प्लस डॉट 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 ए इंटरसेक्शन Bn। और चूंकि ये जो अपन ने B1, B2, B3, Bn सारी घटनाएं कैसी थी? परस्पर अपवर्जी और परपूर्ण घटनाएं थी। इनको अपन ने एक फिगर से एक्सप्लेन किया था। मैं फिगर दोबारा बना देता हूं। साइड में एक ये लिया था आपने, ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया। ये घटना B1, ये B2, ये B3, इसी तरह से घटनाएं चल रही हैं आगे। और ए घटना क्या थी? ए घटना इनमें से किसी के साथ भी हो सकती है। ये घटना ए है आपकी, तो ये वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन B1। पहली जो सेक्शन आपने बनाया है ये B1 को नोट कर रहा है, ये B2 को, ये B3 को, इसी तरह से डॉट 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 ये लास्ट में Bn को था। तो ये सारी ए घटना B1, B2, B3, Bn किसी के साथ भी हो सकती है। ये आपने पहले देख लिया। ये B3 के साथ वाला पोर्शन आ गया। इसी तरह से फिर ये बाकी और घटनाएं हैं उनके साथ चल रहा है। तो दोबारा से B1, B2, B3, Bn परस्पर अपवर्जी और एग्जॉस्टिव इवेंट है, परस्पर अपवर्जी और परपूर्ण घटनाएं हैं और ए इनमें से किसी के साथ भी हो सकती है। तो ए के होने की प्रायिकता क्या थी? ए का होने का मतलब है ए का B1 के साथ होना प्लस ए का B2 के साथ होना प्लस ए का B3 के साथ होना प्लस डॉट 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 ए का Bn के साथ होना। सारी ये परस्पर अपवर्जी है। तो इनको आपने क्या लिख दिया था? फिर अलग अलग लिख दिया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन Bn प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन Bn। ये यहाँ ए इंटरसेक्शन B3 लिखना है, बीच में गलत हो गया ये B3, और फिर डॉट डॉट Bn। और इनको आपने लिख दिया था फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक B1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए ऑब्लिक B2 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ Bn इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए ऑब्लिक Bn। यानी पहले B1 के होने की प्रायिकता, फिर B1 के होने की, फिर ए के होने की जब B1 हो चुकी हो, प्लस B2 के होने की, प्लस ए के होने की, या कह सकते हो ए के होने की प्रतिबंधात्मक जब B2 हो चुकी हो। इसी तरह B3 और लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक Bn, यानी कि Bn के होने की प्रायिकता इनटू ए के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जबकि Bn हो चुकी हो। और इसको अपन ने समीशन फॉर्म में लिख लिया था। समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक Bi, और समीशन i का मतलब हो गया था 1 से लेके n तक। तो ये तो क्या रहा? ये तो रही आपकी टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अपन बात कर रहे थे बेस थ्योरम की, तो बेस थ्योरम पर आते हैं। बेस थ्योरम में क्या था? वही घटनाएं जो पहले दे रखी हैं आपको,
यानी B1 B2 B3 अप टू Bn एक कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड है, और ए घटना भी है। ए घटना किसी के साथ भी हो सकती है, तो ए के होने की प्रायिकता हो गई। अब इनवर्स प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, उसमें क्या, अगर घटना ए हो चुकी हो तब ये कौन सी उपघटना के साथ हुई है, B1 के साथ हुई है या B2 के साथ हुई है या Bn के साथ हुई है, ये निकालना होता है। ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहलाती है, और इनवर्स प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपन बेस थ्योरम से। तो बेस थ्योरम क्या थी वो मैं लिख देता हूं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, दोबारा से, B1 B2 B3 अप टू Bn, एन परस्पर अपवर्जीय और परपूर्ण घटना है। अगेन B1 B2 B3 up to Bn are n mutually exclusive and exhaustive events. An event A is also an event associated with the same experiment and it may happen with any one of B1 B2 B3 और Bn, किसी के साथ भी हो सकती है। अब कह रहे हैं घटना A हो चुकी, तब ये किस घटना के साथ हुई है, B1 के साथ या B2 के साथ या B3 के साथ। तो वो अगर Bi के साथ होना पूछा जाए तो वो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi ऑब्लिक A, यानी घटना A हो चुकी है, अपन को ये पता करना है कि ये Bi के साथ हुई हो, ith इवेंट के साथ हुई हो। तो पहले तो इसका स्टेटमेंट लिख दूं। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक Bi, और नीचे था आपका ये समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक Bi। I वेरीज फ्रॉम 1 to n। पिछली टर्न आपने कर लिया था पिछली क्लास में, एक बार फिर दोबारा देखते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका दोबारा से, बेहद आसान प्रूफ। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन Bi, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi ऑब्लिक A। ये कहां से लिख दिया, प्रायिकता के गुणन प्रमेय से। और दोबारा से अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन Bi, ये लिख सकते हैं आप प्रायिकता Bi के होने की इंटू Bi हो चुकी हो तब A के होने की। अब ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन Bi के बराबर हैं, दोनों को बराबर रख दिया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi ऑब्लिक A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक Bi, ये हो गया। आपको निकालना है ith घटना के होने की प्रायिकता जब A हो चुकी हो तो Pa से डिवाइड कर देते हैं। दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi ऑब्लिक A, ये बराबर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक Bi डिवाइडेड बाई Pa। और Pa की वैल्यू अभी जो आपने प्रूफ किया था टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसकी सहायता से लिख देते हैं। क्या लिखा था, समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक Bi, दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक Bi अपॉन Pa। Pa अभी आपने प्रूफ किया था, उसको मैं दोबारा लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक Bi समीशन के साथ, और I वेरीज फ्रॉम 1 to n। एक्सपेंड करके भी लिख देता हूं इसको, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi ऑब्लिक A, यानी कि घटना A हो चुकी हो तब ये Bi के साथ हुई हो उसकी प्रायिकता। तो ये क्या है, ऊपर तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक Bi अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B2 डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक Bn। तो ये बेस थ्योरम जो अपन ने कल पढ़ी थी उसको दोबारा से मैंने आपको एक बार बता दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कल एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल 101, दो पर्स P1 और P2 हैं। पर्स P1 में 4 तांबे के और 3 चांदी के सिक्के हैं। पर्स P2 में 6 तांबे के और 2 चांदी के सिक्के हैं। यदि किसी पर्स में से एक सिक्का निकाला गया और देखा कि यह तांबे का सिक्का है
प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पर्स P2 से निकाला गया है। आप अगर याद करें तो यही क्वेश्चन अपन ने पहले किया था। पहले किया गया था, यही P1 P2 दो पर्स थे, इनमें ही चांदी और तांबे के सिक्के जितने दे रखे हैं वो दे रखे थे। तब आपने एक सिक्का निकाला था और वो सिक्का तांबे का निकले, उसकी प्रायिकता निकाली थी। लेकिन अब क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि एक सिक्का निकाला, वो तांबे का निकला। अब बताइए क्या प्रायिकता है कि ये P2 से निकला हो। ये भी पूछ सकते हैं क्या प्रायिकता है कि ये P1 से निकला हो। एक बार और पढ़ लेते हैं। 2 पर्स आर P1 and P2. Purse P1 contain 4 copper coins and 3 silver coins. The purse P2 contains 6 copper and 2 silver coins. If one coin is drawn out of any purse and found that it is a copper coin, find the probability that it is drawn from purse P2. ये निकालना है। देखिए एक बार दोबारा से अपन वही इस जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको आप एक फिगर के रूप में लिख लेते हैं। ये पर्स आपका P1 और ये पर्स P2, ये कॉपर कॉइन और ये सिल्वर कॉइन। पर्स P1 में कॉपर कॉइन कितने हैं बता रखे हैं, 4 कॉपर कॉइन है और 3 सिल्वर कॉइन है। और पर्स P2 में कॉपर कॉइन कितने हैं, 6 और सिल्वर कॉइन है 2। अब एक कॉपर कॉइन निकाला, मान लेते हैं, माना P1 के सेलेक्ट होने की जो घटना है, P1 का जो सेलेक्ट होने की घटना है वो तो आपने ले लिया B1। P1 का चयन, P1 का चयन जो घटना है वो तो है B1 और P2 का चयन है वो है आपके पास B2। ये दो घटनाएं ले ली और कॉपर का सिक्का निकला, वो वाली घटना ए ले ली आपने। तांबे का सिक्का निकलने की घटना ए है, वो घटना आपने ए ले लिया है। अब कह रहा है क्वेश्चन की घटना ए हो चुकी, तब क्या प्रायिकता है कि ये तांबे का सिक्का निकल चुका, तब क्या प्रायिकता है कि ये P2 से निकला हो, यानी कि B2 हुई हो। ये लिखना है आपको। तो देखिए फिर दोबारा से मैं एक बार ये फिगर बना देता हूं। यहां ये P1, ये P2, ये कॉपर कॉइन, ये सिल्वर कॉइन। कॉपर कॉइन P1 में 4 है, सिल्वर कॉइन 3 है, P2 में कॉपर कॉइन 6 है और सिल्वर कॉइन 2 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है किसी पर्स से तांबे का सिक्का निकालने की घटना। ये ए दे रखी है आपको, PA। अच्छा आपको क्या निकालना है, अगर B1 सेलेक्ट हो गया हो तब तांबे की सिक्का निकालने की घटना। B1 नहीं, P1 सेलेक्ट हो गया हो तब तांबे का सिक्का आने की घटना। P1 में कितने हैं, तांबे के कुल 4 और कुल कितने 7, तो ये 4/7 है। और PA/B2 यानी कि सेकंड पर P2 चयन हो गया हो तब तांबे का सिक्का निकालने की घटना। P2 में तांबे के 6 हैं, कुल 8 है, तो 6/8 या इसको कह सकते हो 3/4 ये हो गई। तो ये है। अब आप देखें PV1 और यहां साथ साथ ये भी लिख लेते हैं PB1। B1 यानी कि पहले पर्स का चुना जाना। दो ही पर्स हैं, या तो पहला चुना जाएगा या दूसरा चुना जाएगा, तो वो 1/2 है। और PB2 कितना है, PB2 ये भी 1/2 है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है, दोबारा देख लें आप, वो आपसे पूछा है यदि किसी पर्स में से एक सिक्का निकाला गया और देखा कि ये तांबे का सिक्का है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ये पर्स P2 से निकाला गया हो। यानी कि आपको निकालना है तांबे का सिक्का तो आ चुका, यानी कि घटना ए घट चुकी, तब वो पर्स P2 से निकाला हो, ये है। यानी कि B2/A ये पूछा है आपसे। क्या है, पर्स में किसी भी पर्स में से सिक्का निकाला और वो सिक्का कैसा, तांबे का निकला। तो तांबे का निकला यानी कि घटना ए घट चुकी। अब ये घटना ए P2 पर्स में से हुई हो, यानी कि B2 के साथ हुई हो, वो देखना है। तो अपन पहले वो लगा देते हैं बेस थ्योरम। क्या आएगी ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक B2। ये आपने बेस फॉर्मूला लगा दी। अब इसमें जो जो सिंबल लिखे हैं सबकी वैल्यू है आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 दूसरे पर्स का चुना जाना 1/2, दूसरा पर्स चुन लिया गया हो तब वो तांबे का सिक्का आने की प्रायिकता 3/4। PB1 B1 यानी कि पहले पर्स का चुना जाना वो 1/2, पहला पर्स चुना जा चुका हो तब तांबे का सिक्का निकालना, तो तांबे के सिक्के निकलने की उसमें कितनी थी 4/7। तो वे सबकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए PB1 1/2 आ गया, A ऑब्लिक B2 3/4 आ गया, अपॉन PB1 1/2 आ गया, PA ऑब्लिक B1 वो लिखा है आपके पास 4/7 प्लस PB2 1/2, A ऑब्लिक B2 3/4, 1/2 पर नीचे कैंसिल हो गया तो ऊपर तो कितना है 3/4 और नीचे कितना बचा है 4/7 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 16 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 28। तो कितना हो गया ये 28, ये आपका हो गया 7 यानी कि 21/37 ये आ गया आपके पास। तो दोबारा से देख लें क्वेश्चन क्या था, मैं वैसे ही बता दूं। ये आपके पास अपन ने फिगर बना लिया था। P1 और P2 दो पर्स हैं। P1 में 4 तांबे के सिक्के हैं और 3 सिल्वर के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं। P2 में 6 तांबे के हैं और 2 चांदी के सिक्के हैं। इन्हीं दो पर्सों पे क्वेश्चन अपन ने पहले किया था। तब क्या था, किसी भी पर्स को चुना फिर उसमें से सिक्का निकाला, उस सिक्के के तांबे की होने की प्रायिकता। तो वो रूटीन तरीका था, वो किससे निकाले थे अपन, प्रायिकता के संपूर्ण प्रमेय से। अब क्या कहा है क्वेश्चन, अब ये कह रहा है एक सिक्का निकाला किसी भी पर्स से और वो तांबे का सिक्का आ गया। अब क्या प्रायिकता है कि तांबे का सिक्का दूसरे पर्स से आया हो, B2 से आया हो। तो ये अपन क्या है इनवर्स प्रायिकता कहलाती है। इनवर्स प्रायिकता किससे निकालते हैं, बेस थ्योरम से। तो ये तो आपकी घटना हो गई तांबे का सिक्का निकालने की। पहले पर्स को चुनने की प्रायिकता घटना B1 है, दूसरे पर्स को चुनने की घटना B2 है। तो PB1 1/2 है और PB2 ये भी 1/2 है। पहला पर्स चुन लिया गया हो तब तांबे का सिक्का निकालने की घटना 4/7 है, क्योंकि पहले पर्स में टोटल कॉइन कितने हैं 7, तांबे के कितने हैं उसमें 4/7। दूसरा पर्स चुन लिया हो तब तांबे का सिक्का निकालने की प्रायिकता 6/8 है, क्योंकि उसमें तांबे के सिक्के 6 और कुल सिक्के 8, तो 6/8। फिर आपने वो बेस थ्योरम वाली लगा दी कि तांबे का सिक्का आ चुका हो तब वो दूसरे पर्स से आया हो उसकी क्या प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 ऑब्लिक A निकालना था। वो फॉर्मूला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B2 और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ A, उसको एक्सपेंड करके लिख दिया PB1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B1 प्लस PB2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B2, सभी की वैल्यू रख दी, आ गया। अच्छा, अगर आपसे ये पूछता अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 ऑब्लिक A ये पूछा जाता, तो चांदी के सिक्के हैं उसमें या कॉपर के। आपने कहा कि कॉपर का सिक्का निकाला हो B2 से आया हो, इसकी क्या प्रायिकता है। कॉपर का सिक्का जब आ चुका हो B2 से आया, अगर आपसे पूछें कॉपर का सिक्का आ चुका वो B1 से आया हुआ होता तब क्या करते आप 1 - 21/37 कर देते। कितना आ जाता ये 16/37 आ जाता। तो ये तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया। B1 ऑब्लिक A यानी कि घटना A हो चुकी हो, तांबे का सिक्का आ चुका हो, तब वो पहले पर से आया हो उसकी प्रायिकता ये अपन ने इसकी सहायता से लिख दी। लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली पूछा जाता है उससे, डिटेल्ड में देखें, डिटेल्ड मेथड, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन अपन कर रहे हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 ऑब्लिक A ये आता अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B1, फिर वही बेस थ्योरम में फिट कर रहे हैं पहले इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B2, सभी की वैल्यू आपके पास है पहले से। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B1 आपके पास थी 4/7 और नीचे फिर ये 1/2 4/7
प्लस 1/2 इंटू 3/4। तो ऊपर क्या किया आपने, ऊपर 1/2 ऊपर तो हो गया 2/7 और नीचे कितना हो गया ये कैलकुलेट कर लेते हैं, या 1/2 हटा देते हैं पहले की तरह, ऊपर लिख देते हैं अपन 4/7 और नीचे कितना हो गया 16 और ये 21, 16 और 21 37, 37/28। अब इसको ले लिया फिर ये ऊपर 7 4 हो गए, यानी कि 16/37 आ गया। फिर जो आप पहले लिख रहे थे उसके यूज से 1 - 21/7 16/7 वही आपने डिटेल में निकाल लिया। तो ये बेस थ्योरम पे एग्जाम्पल हुआ। और एग्जाम्पल देखते हैं एक एग्जाम्पल 102। एक बीमा कंपनी ने 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा किया। स्कूटर, कार और ट्रक चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता क्रमशः 0.01, 0.03, 0.15 है। एक बीमा किए गए चालक से दुर्घटना हो जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह दुर्घटना स्कूटर चालक से हुई। अगर आपसे ये पूछते कि दुर्घटना होने की क्या प्रायिकता है, तो अब तो अपन दुर्घटना होने की प्रायिकता निकालते। वो किससे निकालते, संपूर्ण वो प्रायिकता के संपूर्ण प्रमेय से। लेकिन यहां कह रहा है कि दुर्घटना हो गई, अब क्या प्रायिकता है कि ये दुर्घटना स्कूटर चालक से हुई हो। तो ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी हो गई। किससे निकालेंगे अपन, वही बेस थ्योरम से। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। An insurance company insured 2000 scooter driver, 4000 car driver and 6000 truck drivers. The probability of an accident involving a scooter driver, car driver and truck driver is 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. Find the probability that it is a scooter driver. यानी कि आपको क्या दे रखा है, एक आपको स्कूटर ड्राइवर का दे रखा है, कार ड्राइवर दे रखा है, ट्रक ड्राइवर दे रखा है। बीमा कंपनी करती है। तो स्कूटर ड्राइवर कितने हुए 2000 का बीमा किया, कार ड्राइवर कितने किए 4000 का बीमा किया और ट्रक ड्राइवर कितने 6000 इनका बीमा किया। अगर मान लेते हैं एक्सीडेंट होने की कंडीशन है वो ए है, एक्सीडेंट होने की घटना ए है, स्कूटर वाले से एक्सीडेंट हुआ हो, वो क्या दे रखा है आपको, वो वाली दे रखी है प्रायिकता 0.01 और ये एक्सीडेंट कार ड्राइवर से हुआ हो वो प्रायिकता दे रखी है 0.03 और ये एक्सीडेंट ट्रक ड्राइवर से हुआ हो वो प्रायिकता दे रखी है आपको 0.15। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सीडेंट हो चुका तब क्या प्रायिकता है कि ये स्कूटर वाले से एक्सीडेंट हुआ हो। तो देखिए दोबारा लिख लेते हैं सारी इंफॉर्मेशन, या और आसान बनाने के लिए जो आपने फॉर्मेशन पढ़ रखा है उसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। माना स्कूटर वाले के जो बीमा किया है वो घटना B1 है, कार वाले का बीमा किया है वो घटना B2 है और ट्रक वाले का बीमा किया है वो घटना B3 है। और दुर्घटना वाली घटना वो घटना A है। तब आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। स्कूटर वाले के बीमा होने की प्रायिकता, स्कूटर वाले कितने थे 2000 और कुल कितने थे 12000, तो 2000/12000 ये 1/6 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, कार ड्राइवर का बीमा किया है, कार ड्राइवर कितने बीमा किए हैं 4000 और टोटल कितने हैं अपने पास 12000, तो ये कितने हो गए 1/3। और फिर ट्रक ड्राइवर का बीमा करना है, उसकी घटना कितनी है, वो घटना क्या नाम दे दिया है आपने B3। ट्रक ड्राइवर का बीमा होने की घटना क्या है B3 है और ट्रक ड्राइवर कितने का किया है 6000 का, तो ये 6000/12000 ये आपकी 1/2 हो गई। दोबारा से देखें शुरू से, 2000 स्कूटर ड्राइवर का बीमा किया है, 4000 कार ड्राइवर का बीमा किया है, 6000 ट्रक ड्राइवर्स का बीमा किया है। तो B1 वाली जो घटना है वो स्कूटर ड्राइवर के बीमा वाली घटना है, कार ड्राइवर का बीमा किया है वो घटना B2 है और ट्रक ड्राइवर का बीमा किया है वो घटना B3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 2000/12000 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 4000/12000 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 6000/12000 1/2।
अब एक्सीडेंट होता है B1, यानी कि एक्सीडेंट किससे हुआ, एक्सीडेंट हुआ B1 से, स्कूटर ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ, उसकी प्रायिकता दे रखी है 0.01। कार ड्राइवर से दुर्घटना होती है, उसकी प्रायिकता दे रखी है 0.03, और ट्रक ड्राइवर से दुर्घटना होती है, उसकी प्रायिकता दे रखी है 0.15। अब आपसे पूछा है ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1/A, यानी कि दुर्घटना हो गई हो, तब क्या प्रायिकता है कि ये स्कूटर वाले ड्राइवर से दुर्घटना हुई हो। तो पहले फॉर्मूले में फिट कर देते हैं। यहां आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B1, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B3। ये हुआ। अब आपने वैल्यू रख दी इसमें सबकी। हाँ, पहले लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 यानी कि स्कूटर ड्राइवर के बीमा होने की प्रायिकता 1/6, और फिर उससे एक्सीडेंट होने की प्रायिकता 0.01, नीचे इसी तरह से फिर 1/6 इंटू 0.01 प्लस कार ड्राइवर वाली बीमा होने की प्रायिकता 1/3, और उससे एक्सीडेंट होने की प्रायिकता 0.03, और प्लस ट्रक ड्राइवर के बीमा होने की प्रायिकता वो ये 1/2 थी, और इंटू उससे एक्सीडेंट होने की प्रायिकता 0.15। ये हो गया। अब देखिए डेसिमल सारे हटा देते हैं अपन। 0.01 डेसिमल के बाद 2 स्पेस हैं, सारे डेसिमल हटा देते हैं और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो ऊपर तो हो गया आपके पास 1 और नीचे यहाँ 1, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैसे भी 1 था और ये 6 हो गया, और फिर यहाँ आपका 6 से किया 3, 4, 5, तो कितना आ गया 1/52 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया। दोबारा से देख लें क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, एक बार अपन क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं फिर उसको पढ़ते हैं। एक बीमा कंपनी ने 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा किया। स्कूटर, कार और ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। एक बीमा किए हुए व्यक्ति से दुर्घटना हो जाती है। अब क्या प्रायिकता है कि यह दुर्घटना स्कूटर ड्राइवर से हुई हो। तो आपने ये एज्यूम कर लिया कि स्कूटर ड्राइवर का जो बीमा होने की घटना है वो B1 है, कार ड्राइवर के बीमा होने की घटना है वो B2 है, और ट्रक ड्राइवर के बीमा होने की घटना है वो B3 है, और कोई भी एक्सीडेंट होने की घटना A है। जरूरी नहीं है अपन ये माने, स्कूटर को S, कार को आप C और ट्रक को T लिख सकते हैं, लेकिन अभी कम क्वेश्चन किए हैं तो अपन जो अपने सिंबल उसमें बेस थ्योरम पढ़ते समय लिए थे उन्हीं को बस एज्यूम कर लिया है। और दुर्घटना होने की घटना आपकी कैपिटल A है, एक्सीडेंट या कैपिटल A मान सकते हैं। स्कूटर ड्राइवर का बीमा होने की घटना की प्रायिकता 2000/12000 यानी कि 1/6। कुल 12000 ड्राइवर का बीमा किया, 2, 4, 6, तो स्कूटर ड्राइवर के बीमा होने की जो घटना है उसकी प्रायिकता 1/6, कार ड्राइवर के बीमा होने की प्रायिकता 1/3 और ट्रक ड्राइवर के बीमा होने की प्रायिकता 1/2। स्कूटर ड्राइवर से जिसका बीमा हो चुका है दुर्घटना होने की प्रायिकता 0.01, कार ड्राइवर से दुर्घटना होने की प्रायिकता 0.03 और ट्रक ड्राइवर से दुर्घटना होने की प्रायिकता 0.15 है। अब आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ B1/A, यानी कि दुर्घटना तो हो चुकी, अब दुर्घटना हो चुकी वो स्कूटर ड्राइवर से हुई हो उसकी क्या प्रायिकता है। तो पहले आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B1 और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो टोटल थ्योरम से आती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B3। सबकी वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन की, 1/52 आ गया। हाँ, और अगर यहां पर आपसे ये पूछा जाता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/A यानी ये किसकी प्रायिकता पूछी हो जाती, दुर्घटना हो चुकी हो, तब यह कार चालक से हुई हो,
उसकी प्रायिकता। तो वो क्या लिखते हैं आप, फिर आता ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B2 और नीचे तीनों का सम जोड़ देते आप, कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B3। सभी की वैल्यू रखते आप इसमें, फिर कैलकुलेट करते, ये आंसर आ जाता। तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन पहले नहीं किए बेस थ्योरम वाले, अपने यहाँ जो आरपीएससी वाले एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले, उनमें बेस थ्योरम नहीं है, लेकिन जो और एग्जाम दे रहे हैं पीजीटी वगैरह के हैं, दिल्ली वाले हैं और भी हैं, तो उनमें ये आते हैं। लेकिन शुरू में बड़ा अटपटा लगता है, तो पहले आपको यही क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने करा दिए, और इन्हीं क्वेश्चन में जैसे ही परफेक्शन आ जाए फिर और क्वेश्चंस करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ज्यामितीय प्रायिकता। ज्यामितीय प्रायिकता का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी अपन पहले पढ़ रहे थे तो आपने देखी थी कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं, किसी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना ए की प्रायिकता अपन लेते हैं ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज ऑफ इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज। ये प्रायिकता की परिभाषा थी। कोई भी घटना कैपिटल ए है, उसके होने की प्रायिकता कैसे दी जाती है, ए की अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां, या एन यानी कि सैंपल स्पेस में टोटल पॉइंट, और ऊपर एन ए यानी कि घटना ए के अंदर जो बिंदु हैं उनकी गिनती, उनकी काउंटिंग। लेकिन ये क्या है, अगर नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ केसेज इनफाइनाइट हो जाए, अनंत हो जाए, तो अपनी प्रायिकता फेल हो जाती है। अनंत कब हो जाए, जैसे आपको दे दी ये लाइन है, आप सपोज ये ए बी लाइन दे दी आपको, और ए बी पे कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। अब आपसे पूछा जाए कि आपको इस एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, और वो पॉइंट सेलेक्ट कहाँ हो, और पॉइंट सेलेक्ट है, दो पॉइंट है बीच में पी और क्यू, वो पॉइंट सेलेक्ट होके पी और क्यू के बीच में आ जाए, तो बड़ी समस्या हो गई। ए से बी तक पॉइंट कैसे काउंट करें, अपन देखते हैं कि ए बी लाइन, कोई भी लाइन हो, ए से बी तक अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, और पी से क्यू तक कैलकुलेट करेंगे तब भी इनफाइनाइट आएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स तो है नहीं। तो इसको अपन क्या करते हैं, इस तरह की जो प्रायिकताएं, तो उसके लिए अपन जो सैंपल स्पेस है, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस के लिए इसी परिभाषा को एक्सटेंड करते हैं, ये कंटिन्यूटी के साथ सैंपल स्पेस कहलाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से ए से पी से क्यू तक की जो मेजर है लंबाई, वो अपॉन ए से बी तक की लंबाई है वो डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह के केसेज अपन लेते हैं ज्योमेट्रीय प्रायिकता। दोबारा से, जब किसी भी अभिप्रयोग में परिणामों की संख्या, आउटकम्स की संख्या इनफाइनाइट हो जाए, तो अपनी प्रोबेबिलिटी की जो परिभाषा है वो फेल हो जाती है। तो अपन इसको जो कंटिन्यूटी वाले सैंपल स्पेस हैं, सतत हैं, उनको करने के लिए अपन एक ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। और कौन सा, जैसे या दूसरा पूछ सकते हैं, ये आपको एक स्क्वायर दे दिया, अब स्क्वायर में क्या है, कुछ छोटी सी गिवन, उसमें एक छोटा सा सर्किल बना दिया ये। अब आपसे का कोई पॉइंट इसमें, अब सर्किल में कितने पॉइंट्स होंगे, सर्किल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, स्क्वायर में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक पॉइंट सेलेक्ट किया, पॉइंट कहाँ से सेलेक्ट किया आपने, स्क्वायर के अंदर से। अब स्क्वायर के अंदर से जब पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो स्क्वायर के अंदर जो छोटा सर्किल दे रखा है वो पॉइंट इसमें आ जाए। तो इस केस में क्या करेंगे, चूंकि काउंटिंग तो संभव नहीं है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो अपन क्या करेंगे, सर्किल का एरिया डिवाइडेड बाई स्क्वायर का एरिया, इस तरह से वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह की जो प्रायिकता है उसको अपन कहते हैं ज्यामितीय प्रायिकता, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ज्यामितीय प्रायिकता, जब किसी यादृक्ष अभिप्रयोग में परिणामों की संख्या अनंत हो जाती है, तब प्रायिकता की गणितीय परिभाषा असफल हो जाती है। इस स्थिति में हम प्रायिकता की परिभाषा को सतत प्रतिदर्श समष्टि के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो कि ज्यामितीय प्रायिकता या सातत्य प्रायिकता कहलाती है। दोबारा पढ़ते हैं। When total number of outcomes of a random experiment are infinite, then mathematical definition of probability is extended to the
कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस विच इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो फेल हो जाती है तब उसको इससे डिस्कस करते हैं। तब अपन क्या करते हैं, बजाय काउंट करने के उनको मेजरमेंट पे ले लेते हैं। मेजरमेंट जैसे एरिया को अगर ऐसे नोन होंगे तो उनको डायरेक्ट लिख लेंगे, ज्यामितीय एरिया अपन को पता है, सर्किल के एरिया, ट्राइंगल के एरिया, और अगर नहीं होगा तो इंटीग्रल की हेल्प लेंगे। यहाँ हम प्रायिकता की गणना करने के लिए कुल स्थितियों व अनुकूल स्थितियों की संख्या पता करने के लिए ज्यामितीय आकृतियों जैसे सरल रेखा, कोण, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज आदि की सहायता लेते हैं। अगेन हियर फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज एंड टोटल नंबर ऑफ केसेज to calculate the probability we depend upon the geometrical figures such as straight lines, angle, circle, triangle and quadrilateral and so on। हाँ, अब इसको जो अभी मैं फिगर बना रहा था उसी को दोबारा लिख दिया है। यदि कोई क्षेत्र कैपिटल आर हो और उसका उपक्षेत्र ए हो, कैपिटल आर जैसे अपन ने ये क्षेत्र ले लिया, ये कैपिटल आर क्षेत्र हो गया। ये जो सारा क्षेत्र है ये अपन किससे शो कर रहे हैं, कैपिटल आर, और इसके अंदर कोई छोटा सा क्षेत्र बना दें अपन, ये छोटा सा क्षेत्र बना दिया, ये ए हो गया। अब कोई पॉइंट सेलेक्ट करें इस कैपिटल आर क्षेत्र में से। अब क्या प्रायिकता है कि वो पॉइंट कहाँ जाए, इस रेड ए के अंदर आ जाए। तो क्या करेंगे, ए का एरिया अपॉन टोटल रीजन आर का एरिया, यही लिख दिया है, पढ़ लेते हैं। यदि कोई क्षेत्र आर हो और इसका कोई उपक्षेत्र ए हो, तब क्षेत्र आर से एक बिंदु को याद रख चुनने पर वह क्षेत्र ए में हो, इसकी प्रायिकता क्षेत्र ए की माप और क्षेत्र आर की माप के अनुपात से दी जाएगी। माप यानी कि कौन सा रीजन है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर ने एरिया बना दिया है तो यहाँ माप से मतलब क्या है, एरिया से मतलब है। तो यहाँ प्रायिकता क्षेत्र ए की माप और क्षेत्र आर की माप के अनुपात से दी जाएगी। यहाँ माप से तात्पर्य लंबाई, कोण, क्षेत्रफल या आयतन कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इक्वल टू घटना ए को व्यक्त करने वाले क्षेत्र की माप अपॉन समस्त क्षेत्र की माप। दोबारा देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, मेजर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग इवेंट ए अपॉन मेजर ऑफ टोटल रीजन, उससे ही दी जाएगी आपकी। अब इस पे एक दो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल 103, यदि स्मॉल ए बिलोंग्स टू 0,30, इंटरवल दे दिया, स्मॉल ए बिलोंग्स टू 0,30 हो, तब प्रायिकता ज्ञात करो जबकि समीकरण 36x² प्लस 12 टाइम्स a माइनस 5x प्लस 7a - 5 बराबर 0 के मूल काल्पनिक हो। इफ a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 0,30, then find the probability that equation 36x² plus 12 times a minus 5x plus 7a minus 5 equal to 0 has imaginary roots। अच्छा, imaginary roots कब होंगे? imaginary roots जब होते हैं जब इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, तो वो ये अप्रोच लगा देते हैं। यहाँ समीकरण 36x² प्लस 12 टाइम्स a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7a माइनस 5 बराबर 0 के मूल काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वी इमेजिनरी व्हेन d इज लेस देन 0, जबकि d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लिख देते हैं, वो क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b कितना हो गया यहाँ पर, 12 टाइम्स है ये 12² a माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 36 इंटू 7a माइनस 5 लेस देन 0। 12² 144 और 4 इंटू 36 144, ये कैंसिल हो गए। तो ये आ गया आपका a² माइनस 10a प्लस 25 माइनस 7a प्लस 5 लेस देन 0। a² माइनस 10a और माइनस 7a माइनस 17a प्लस 30 लेस देन 0। इसके फैक्टर्स हो गए a माइनस 2, a माइनस 15 लेस देन 0। और इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं पहले से, 2 इज लेस देन a लेस देन 15। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ इंटरवल, कौन सा इंटरवल, ये जो इंटरवल दे रखा है
वो आपकी कितनी होगी, लेंथ ऑफ इंटरवल लिख देता हूँ ब्रैकेट में, फिर 2 इज लेस देन a लेस देन 15 इक्वल टू 13। डायरेक्ट लेंथ ऐसे भी देख सकते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन से कर लेंगे। इंटीग्रेशन से भी करके बता देता हूँ साइड में आपको यहीं। ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx या dA लिमिट 2 to 15, तो कितना हो जाएगा ये a 2 to 15 कंटिन्यूएशन। आप चूंकि ये इंटरवल तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं तो इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज जब ऐसा नहीं लिख पाएंगे तो आप इसको इंटीग्रेशन से कर लेंगे। ए वेरिएबल है और कहाँ से 2 से लेके 15 तक इसकी लेंथ लेनी थी तो वो 13 आ गई। अब अपन देखते हैं जो इंटरवल अपना दे रखा है, लेंथ ऑफ गिवन इंटीग्रल, दिए अंतराल की लंबाई, वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कौन से पॉइंट दे रखे थे आपको, 0 से 30, तो वो 30 माइनस 0 30 हो गई। अब टोटल इंटरवल जो दे रखा है उसकी लेंथ तो 30 है, और आपके जो क्वेश्चन दे रखा है, आपका क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, आपका क्वेश्चन दे रखा है कि इसके रूट्स आपके इनफाइनाइट काल्पनिक हों, तो वो आपने निकाल लिया था, उसकी लेंथ आ गई थी आपके पास 13। तो क्या प्रायिकता पूछी है आपकी, इसलिए प्रायिकता डी समीकरण के मूल काल्पनिक होने की, तो क्या होगा, पूरे अंतराल की लंबाई तो कितनी हो गई 30, और जो ए का मान कौन सा आया आपके पास 13 आया। ए के जो अंतराल निकाला जब वो काल्पनिक है तो वो 13, तो 13/30 हो गई। ये आपका आंसर आ गया। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका यहाँ ए 0 से चल रहा था 30 तक, और वो निकाला आपने जो मूल काल्पनिक होने की, वो निकाला आपने 2 से लेके 15 तक। ये 2 से लेके 15, जब a की वैल्यू 2 और 15 के बीच में होगी तब तो मूल काल्पनिक होंगे, और जबकि a का इंटरवल क्या दे रखा है आपको, 0 से लेके 30 तक, तो 0 से 30 दे रखा है। ये रीजन तो आपके पास कितना हो गया, यहाँ से इसकी लेंथ तो आपकी 30 हो गई, और ये जो लेंथ दे रखी है जो आपने रूट ये वाली है, उसकी लेंथ 13 हो गई। तो जो फेवरेबल केसेज हैं वो तो 13 लेंथ वाली जो लाइन है उस पर होने चाहिए, और बाकी टोटल नंबर ऑफ केसेज 0 से 30 तक की जो लेंथ है उस पर होना चाहिए। तो प्रायिकता कितनी आ गई, 13/30 आ गई। और देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 104। एक ए भुजा वाला वर्ग है और इस वर्ग के अंदर एक अंत्यवृत्त है जो कि चित्र में दर्शाया गया है। एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड ए है, उसके अंदर एक सर्किल बना दिया है जो फिगर में बता रखा है। दोबारा से, एक ए भुजा वाला वर्ग है, एक ए भुजा वाला वर्ग है और इस वर्ग के अंदर एक अंत्यवृत्त है जो कि चित्र में दर्शाया गया है। एक छोटे से धातु के कण को याद रक्षा फेंका गया। प्रायिकता ज्ञात करो जबकि यह कण वृत्त के अंदर गिरे, और सेकंड केस वृत्त के बाहर लेकिन वर्ग के अंदर गिरे। वृत्त के बाहर लेकिन वर्ग के अंदर वो कौन सा केस हो जाएगा, वो ये वाला केस हो जाएगा जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूं। वृत्त के बाहर लेकिन वर्ग के अंदर, ये वाली स्थिति हो जाएगी। तो देखिए दोबारा पढ़ते हैं एक बार। ए पार्टिकल ऑफ मेटल इज थ्रोन रैंडमली into a square of side A and a circle which is inscribed in a square in the square as shown in the figure. Find the probability that this particle first fall into the circle, second fall outside the circle but inside the circle, outside the circle but inside the square. सर्किल के बाहर लेकिन स्क्वायर के अंदर गिरे। तो दोबारा से देखें, एक ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ए साइड वाला स्क्वायर दे दिया, इसकी साइड ए है और इसके अंदर एक सर्किल बना दिया है अंत्यवृत्त जो कि इसको स्पर्श कर रहा है। अब एक पार्टिकल थ्रो किया गया, फेंका गया। अब क्या प्रायिकता है कि पार्टिकल इसके अंदर फेंका गया, अब क्या प्रायिकता कि पार्टिकल वृत्त के अंदर गिरे, तो इसको लिख देते हैं अपन। प्रायिकता फेंका गया कण वृत्त के अंदर गिरने की या वृत्त के अंदर आने की। तो वृत्त के अंदर आने की क्या है, सीधी सीधी सी बात है, एरिया ऑफ द सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल
और अपॉन टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर। आपने कहाँ थ्रो किया है, वो स्क्वायर वर्ग के अंदर थ्रो किया है, तो ऊपर तो क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, और नीचे वर्ग का क्षेत्रफल। अब आप देख रहे हैं वर्ग की साइड कितनी है, ए दे रखी है, तो ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर आ जाता है। लेकिन जो सर्किल है, सर्किल का डायमीटर तो ए ही है, लेकिन रेडियस कितनी हो गई, a/2। रेडियस a/2 हो गई तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर यानी कि a/2 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई/4 आ गया। यानी कि कोई भी पार्टिकल थ्रो किया, फेंका, कहाँ फेंका, वर्ग के अंदर। अब क्या प्रायिकता है कि वो वर्ग के जो अंत्यवृत्त है उसके अंदर आए, उसके अंदर आए तो उसका क्या करना पड़ेगा आपको, ये वृत्त का क्षेत्रफल बटे पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का भुजा कितनी है, ए, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखें इसकी ये आधा है, तो आधा है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, ये a/2 हो गई। तो सर्किल का एरिया कितना हो गया, पाई इंटू a/2 होल स्क्वायर, ये आ गई, यानी पाई a²/4 आ गया। तो सर्किल का क्षेत्रफल पाई a²/4 अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल a², दोनों को डिवाइड किया तो ये पाई/4 आ गया। सेकंड केस में क्या रहा है कि वो वर्ग के अंदर तो आए लेकिन वृत्त के बाहर आए, तो सेकंड केस में, फर्स्ट केस तो ये हो गया आपका। सेकंड केस में प्रायिकता लेते हैं, कण के वृत्त के बाहर लेकिन वर्ग के अंदर गिरने की प्रायिकता। तो अब इसमें क्या करें आप, इसमें अपन ऐसा करते हैं, जो वर्ग और वृत्त के बीच का क्षेत्रफल है वो लिख देते हैं, वर्ग एवं वृत्त के मध्य का क्षेत्रफल, और नीचे टोटल वर्ग का क्षेत्रफल, सारे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वो कैसे निकालें अपन, वर्ग के क्षेत्रफल में से सर्किल का क्षेत्रफल घटा देते हैं और नीचे टोटल ए, तो ये कितना हो गया, तो 1 माइनस पाई/4 हो गया, या कह सकते हो 4 माइनस पाई/4 आ गया। सेम एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बन गया। वृत्त के अंदर होता तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, अब वृत्त के अंदर नहीं है तो अपन ने कौन सा क्षेत्रफल लेना है, ये डॉट डॉट वाला। क्या किया, सारे वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया तो वो क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरह से आंसर कितना आ गया, 4 माइनस पाई/4 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जाम वाला क्वेश्चन केबी वाले एग्जाम में आया हुआ है 2007 में। एक वृत्त के अंत्य भाग से एक बिंदु को यादृच्छा चुना गया। अब कोई वृत्त दे रखा है, उससे एक पार्टिकल सेलेक्ट किया, इस बिंदु के वृत्त की पर, इस बिंदु के, यहाँ के आएगा, इस बिंदु के वृत्त की परिसीमा की तुलना में केंद्र के निकट होने की प्रायिकता है। दोबारा से, एक वृत्त के अंत्य भाग से, ये तो वृत्त हो गया, इंटीरियर उसका अंदर वाला जो भाग है वो इंटीरियर कहलाता है। अंत्य भाग से एक बिंदु को यादृच्छा चुना गया, इस बिंदु के वृत्त की परिसीमा की तुलना में वृत्त के केंद्र के निकट होने की प्रायिकता क्या है। दोबारा पढ़ लेते हैं। ए पॉइंट इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ ए सर्किल, द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट इज क्लोजर टू द सेंटर देन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। अब ये बाउंड्री के पास हो या केंद्र के पास हो, अपन ऐसा करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं रेडियस इसकी 2 है, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक 2 है। अब 2 है तो इसके अंदर एक रेडियस वाला सर्किल और बना देते हैं, ये सेंटर हो गया, ये एक रेडियस वाला सर्किल ये आ गया। अब अगर वो केंद्र के ज्यादा पास है तो ये अंदर वाला जो एक रेडियस वाला सर्किल है इसके अंदर आएगा, और अगर परिधि के पास है तो छोटे सर्किल के बाहर आएगा। क्या पूछा है, वृत्त के अंत्य भाग से एक बिंदु चुना गया है और उस चुने गए बिंदु के केंद्र के पास होने की, मतलब परिधि के तुलना में केंद्र के पास होने की प्रायिकता, तो वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल आसान हो गया। चुने गए बिंदु के परिधि की तुलना में, परिसीमा की तुलना में, बाउंड्री की तुलना में केंद्र के पास होने की प्रायिकता,
ये आपने देख लिया, सारे 2 रेडियस वाला सर्किल बना लिया। 2a वाला बना सकते हैं, अपन ने 2 लिख लिया है, आप इसको 2a भी लिख सकते हैं कि ये जो अपन ने रेडियस ली है ये कितनी है 2a, और ये अंदर कितनी हो जाएगी, फिर अंदर a हो जाएगी। तो अब अंदर वाले सर्किल का जो एरिया है वो अपॉन बड़े सर्किल के एरिया ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, छोटे सर्किल का एरिया, और नीचे एरिया ऑफ बिगर सर्किल, बड़े सर्किल का क्षेत्रफल। तो छोटे सर्किल का क्षेत्रफल कितना आएगा, वो तो आ जाएगा पाई इंटू ए स्क्वायर, और बड़े सर्किल का क्या आएगा, पाई इंटू 2a होल स्क्वायर। तो ये 1/4 आ गया। यानी क्या हो, जो भी सर्किल के अंदर से पॉइंट सेलेक्ट हो वो परिधि की तुलना में केंद्र के पास हो, इसकी प्रायिकता पूछी थी आपसे। तो अपन ने क्या किया, 2a रेडियस वाला सर्किल बनाया एक, और उसके अंदर a रेडियस वाला सर्किल बना दिया। अब कोई भी पॉइंट परिधि के पास, परिधि की तुलना में केंद्र के पास कब होगा, वो तब होगा जब छोटे सर्किल के अंदर आएगा। छोटे सर्किल के अंदर आएगा यानी कि फेवरेबल केसेज कौन से हो गए, छोटे सर्किल का एरिया, और कुल केसेज कितने हो गए, बड़े सर्किल का एरिया। तो छोटे सर्किल का एरिया लिख दिया आपने पाई a स्क्वायर क्योंकि a रेडियस है, और बड़े सर्किल का एरिया लिख दिया पाई इंटू 2a होल स्क्वायर क्योंकि 2a रेडियस है। तो ये आपका 1/4 आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 106। एक गोले के अंत्य भाग से एक बिंदु को याद रक्षा चुना गया। इस बिंदु के गोले के केंद्र की तुलना में परिसीमा के निकट होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब ये सर्किल की जगह स्फीयर दे दिया, गोला दे दिया, वही क्वेश्चन है पहले वाला, लेकिन पहले क्या कह रहा था, केंद्र के पास, अब ये क्या कह रहा है, परिधि के पास। दोबारा पढ़ लेते हैं। ए पॉइंट इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ ए स्फीयर। Find the probability that the point is closer to the boundary of the sphere in comparison to the center। यानी कि अपन ने ये स्फीयर बना लिया, और स्फीयर कितनी रेडियस का बना लिया, वही पहले की तरह 2a रेडियस वाला स्फीयर बना लिया। मान लेते हैं, माना दिए गोले की त्रिज्या 2a है, इसलिए गोले का आयतन कितना हो गया, गोले का आयतन आप जानते हैं, गोले का आयतन कैपिटल B लिख लिया 4/3 पाई इंटू 2a होल क्यू। 2a होल क्यू यानी कि 8 आएगा, यानी कि ये आ गया अपने पास 32 पाई a क्यू अपॉन 3। अब अपन ऐसा करते हैं, इसके अंदर एक a रेडियस वाला गोला देख लेते हैं। a रेडियस वाला गोला ये बन जाएगा। अब अगर इस a रेडियस वाले गोले के अंदर होगा तब तो वो केंद्र के पास होगा, और अगर इसके बाहर होगा तो वो परिधि के पास होगा। आपको कौन सा निकालना है, बिंदु परिधि के पास होने की प्रायिकता। तो परिधि के पास होने की प्रायिकता के लिए क्या करें अपन, ऐसा जो छोटे गोले और बड़े गोले के जो मध्य का क्षेत्र है उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब छोटे गोले यानी कि a त्रिज्या हो गई उसकी, एवं बड़े गोले के मध्य के भाग का आयतन, वो आयतन कितना होगा वो देखें। बड़े गोले का क्षेत्रफल 4/3 पाई इंटू 2a क्यू, माइनस छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई इंटू a क्यू। तो 4/3 a क्यू तो कॉमन आ गया, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो 8 माइनस 1 7 हो गया। तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 4 पाई a क्यू अपॉन 3 इंटू 7। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अभिष्ट प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी अपने पास कि वो छोटे गोले और बड़े गोले के बीच का जो क्षेत्र है उसका आयतन लेना पड़ेगा, और फिर बड़े गोले का आयतन। तो वो आयतन कितना अपने पास, ये लिख दिया आपने 7 इंटू 4 पाई a क्यू अपॉन 3,
और उसका कितना लिखा, उसका 32 आया था, उसका कह सकते हैं आप 8 × 4 पाई AQ/3। तो डिवाइड किया, ये कितना आ गया 7/8 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वही है जो अपन पहले करते आ रहे हैं, सिर्फ अब इसको क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट हो जाते हैं तो उनको आप कैलकुलेट करना आसान नहीं होता। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, जो एरिया बनता है या जो भी वॉल्यूम आता है, जो भी मेजरमेंट आता है, उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। ये अपन ने जो किए थे वो तो डायरेक्ट हो रहे थे, अदरवाइज इंटीग्रल की सहायता लेते हैं, उससे कर लेते हैं। तो इसलिए ज्यामितीय कॉन्सेप्ट, एक ज्यामितीय प्रोबेबिलिटी का नया कॉन्सेप्ट आया। परिभाषा वही है प्रायिकता की पहले जैसी, लेकिन जो मेजरमेंट का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। अगर ये आसान लिए थे आपने, कभी कोई अलग क्षेत्रफल आ जाएगा तो अपन इंटीग्रल की सहायता ले लेंगे, वॉल्यूम में भी इंटीग्रल की सहायता ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रायिकता के जो थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट थे, थ्योरी वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन उस पर अभी और करने, वो फिर अगली क्लासों में लेते हैं। आज की क्लास में फिर इतना ही। सभी को नमस्कार।